हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज हमारे नए वीडियो लेक्चर में। आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं उसका नाम स्टडी कवच है। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है प्यारे दोस्तों, वो है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, अर्थात जब वाक्य को तोड़ा जाता है। ये नहीं मैटर है कौन सा वाक्य है, कोई सा भी वाक्य हो सकता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे असर्टिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो। ठीक है, कोई कोई मैटर नहीं करता है कि सेंटेंस कौन सा है। बस अगर आप उसे तोड़ना चाहते हैं, उसे डिवाइड करना चाहते हैं, तो वो किन किन भागों में बटेंगे आज हम वही पढ़ने वाले हैं। एक सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट किए जा सकते हैं, एक सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट्स किए जा सकते हैं, आज उसी का नॉलेज हम इस वीडियो में पाएंगे और समझेंगे कि हम किस प्रकार सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारियां हमको इस वीडियो में मिलेगी भैया। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंटेंस होता क्या है, क्योंकि अब देखिए जो हम पढ़ने वाले हैं कम से कम उसका तो मालूम होना चाहिए वो है क्या। तो सेंटेंस को हम तोड़ने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए सेंटेंस क्या है मित्रों, सेंटेंस जो है द कलेक्शन ऑफ वर्ड है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स ले लेते हैं, उनको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स को ले लेना ही सेंटेंस नहीं होता, एक दो काम इसमें और होते हैं। वैसे वर्ड्स का समूह होना चाहिए ना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप जानते होंगे जो वर्ड्स का समूह है वो फ्रेज और क्लॉज भी हो सकता है। तो उसी प्रकार हम ये नहीं सिर्फ कह सकते कि शब्दों का जो समूह है वही सेंटेंस है। ऐसे देखेंगे तो हमारा फ्रेज भी शब्दों का समूह होता है, क्लॉज भी शब्दों का समूह होता है, तो क्या वो उन्हें हम सेंटेंस कह देंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, उनकी धारणा अलग होती है, वो शब्दों के समूह होते हैं तो कुछ और अर्थ देते हैं। इसमें क्या रहेगा कि शब्दों का समूह रहेगा और ये क्या करेगा, एक कंप्लीट अर्थ देगा। ठीक है, मीनिंगफुल सेंस। ठीक है, एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस देगा। देखिए कोई शब्दों का समूह मीनिंगफुल सेंस तब देता है भैया जब उसमें क्या हो, आपके पास एक सब्जेक्ट हो और एक आपके पास वर्ब हो। यदि आपके पास एक सब्जेक्ट एक वर्ब है तब वो सेंटेंस हो चाहे क्लॉज हो वो मीनिंगफुल सेंस दे देगा। ठीक है, चलिए अब इसको और भी आगे समझते हैं। मैंने आपको सेंटेंस बता दिया, सेंटेंस क्या होता है, शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, तो हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक है, आइए, इट कुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम सेंटेंस को कितने भागों में बांटेंगे भैया, दो भागों में। वो दो भाग क्या हैं आपको दिख रहे होंगे प्यारे मित्रों, आप रच के देखिए। मैं इसको थोड़ा उठा देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, रेस कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसे मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए मैंने डायग्राम भी बना दिया है कि इसको हम दो भागों में बांटेंगे। कैसे कैसे बांटेंगे, देखिए ये सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस को हम दो भागों में बांट रहे हैं भैया। पहला जो पार्ट है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो प्रेडिकेट होगा। ठीक है, तो सेंटेंस को जो हम सबसे पहले बांटेंगे उसमें सबसे पहला जो भाग बटेगा वो तुम्हारा सब्जेक्ट होगा और दूसरा जो भाग होगा वो हमारा प्रेडिकेट होगा। अभी इतना ही नहीं है मित्रों, इसके आगे भी जाना है, हमें सब्जेक्ट के भी पार्ट्स पढ़ने होंगे, प्रेडिकेट्स के भी पार्ट पढ़ने होंगे। तो बस इतना याद रखिएगा, जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बांट देते हैं शुरू शुरू में तो हम सेंटेंस को दो ही भागों में बांटेंगे, पहला और दूसरा। ठीक है, सब्जेक्ट को अलग कर दीजिए, तो सब्जेक्ट को अलग करते ही जो भी हिस्सा बचेगा वो प्रेडिकेट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको भी नीचे दिखा रहे हैं, थोड़ा देखिए नीचे एग्जाम्पल में आपको ले रहा हूँ। ये है हमारा एग्जाम्पल, अ बॉय, देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है, अ बॉय इज प्लेइंग आउट ऑफ द डोर। ठीक है, एक बच्चा है जो घर के बाहर खेल रहा है। तो अब बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आप नीचे देख रहे होंगे अंडरलाइन किया हुआ है, दिख रहा है आपको मित्रों, ये अंडरलाइन किया हुआ है अ बॉय, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। और ये जो इज प्लेइंग आउट ऑफ द डोर है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रेडिकेट है। अर्थात हम सब्जेक्ट को अलग कर दें तो जो भी बचेगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। वैसे मैंने ऊपर लिखा भी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, उससे पहले हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं मित्रों।
कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। किसी कार्य को करने वाला जो होता है वही क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे खेलने वाला कौन है? ये हमारा बॉय है। तो अगर हम इसे फाइंड आउट की बात करें, ठीक है, यहाँ देखिए मैंने फाइंड आउट भी लिखा है। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। किसी सेंटेंस में हम कैसे पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ तक है? तो देखिए, आप सेंटेंस से क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन आपको किससे करना है? आपको क्वेश्चन करना है हु से, ठीक है। यदि आप सेंटेंस में हु से क्वेश्चन करते हैं तो जो आपको प्राप्त होगा वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जो भी आपको प्राप्त होगा वो सब्जेक्ट होगा। और ये बात हमेशा याद रखिएगा मित्रों, जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ डूअर ही नहीं होता, वो होल्डर भी होता है किसी इंफॉर्मेशन का, ठीक है। अर्थात जैसे मैं कह दूं कि मैं एक छात्र हूं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया है कि मैं एक छात्र हूं, तो आई एम ए स्टूडेंट, इसमें कोई कार्य है नहीं, मैं यहाँ पे डूअर नहीं हूँ। लेकिन स्टूडेंट एक पदवी है, उसे मैं होल्ड किए हुए हूँ। ये इंफॉर्मेशन है मेरी कि मैं क्या हूँ, मैं एक छात्र हूँ, ठीक है। तो आप हु से भी क्वेश्चन कर लेंगे तो निकल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं एक छात्र हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड से भी निकाल सकते हैं। तो अब कहने का मतलब है जो हम सब्जेक्ट प्राप्त करेंगे वो ज़्यादातर हु से ही मिलता है सेंटेंस में, ठीक है। अब आइए बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या है? तो मैंने आपको बता दिया कि यदि हम सब्जेक्ट को छोड़ दें तो बचा हुआ हिस्सा हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि ऑल, सभी, बट, सिवाय, द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के सिवाय सभी, ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस, इज प्रेडिकेट। अर्थात सब्जेक्ट के सिवाय जितना भी सेंटेंस बचा कुचा है वो हमारा क्या कहलाएगा मित्रों? प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, इनमें क्या अंतर है, कैसे बनते हैं। और अब देखिए, प्रेडिकेट को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। सब्जेक्ट को प्राप्त करने का तरीका है कि हु से आप क्वेश्चन करके निकाल सकते हैं। भी प्रेडिकेट का कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट अगर आप निकाल लेंगे, समझिए एक बात समझिएगा, यदि आपने सब्जेक्ट निकाल लिया तो सब्जेक्ट जितना है उसको अलग कर दीजिए, बचा हुआ क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। तो इसे प्राप्त करने का कोई ट्रिक ही नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि जब हम सब्जेक्ट निकाल लेंगे तो बचा हुआ कुछ क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। इसीलिए कोई इसका ट्रिक नहीं है मित्रों, ठीक है। तो बस याद रखिएगा, सब्जेक्ट यदि आप फाइंड कर लेते हैं देन यू गेट योर प्रेडिकेट ना, जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है। अब आगे, अब मित्रों हम चलेंगे सभी चीज़ों का एक सेपरेशन नॉलेज लेने के लिए। पहले हम सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर हम प्रेडिकेट्स के पार्ट्स पढ़ेंगे, और जितने भी पार्ट्स हैं उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे वहाँ भी वो ऐसे चर्चा होगा जैसे यहाँ पे चर्चा हुआ कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेंटेंस से कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बट वीडियो बहुत अच्छी है, अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा मित्रों। चलिए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की पार्ट की ओर, ठीक है। तो मित्रों हम आ गए हैं अपने सब्जेक्ट्स के काइंड की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। जैसे सेंटेंस को हमने दो भागों में बांटा था, वैसे ही सब्जेक्ट को भी आपको दो भागों में बांटना है। पहला भाग जो है वो क्वालिफायर है। क्वालिफायर अर्थात विशेषण है, जो क्वालिटी बताएगा, जो क्वांटिटी बताएगा, उसे हम क्या कहते हैं? क्वालिफायर कहते हैं। और जो हमारा नाउन होता है वो हेडवर्ड कहलाता है। अब हम आ गए हैं और थोड़ा क्वालिफायर को भी जान लेते हैं, हेडवर्ड को जान लेते हैं। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वैसे मैंने लिखा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है मैंने? इट रिफर्स टू क्वालिटी ऑफ अ नाउन। यह किसी भी नाउन का जो गुण होता है वही बताता है। तो क्वालिफायर एज अ हम रिफर कर सकते हैं एडजेक्टिव। जो हमारा क्वालिफायर है वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक क्वालिटी बताने वाला शब्द होता है। जो किसकी क्वालिटी बताता है मित्रों? नाउन की बताता है, ठीक है। हेड वर्ड भी हमने आपको ऊपर बताया उस काइंड की तरफ कि ये एक नाउन है, सिंपल एक नाउन है। जहाँ पे आपको एक नाउन मिल जाएगा सिंपल, उससे हम आपको हेड वर्ड कह देंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट का पार्ट होता है। सब्जेक्ट को पहले दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो है वो क्वालिफायर है मित्रों, दूसरा भाग जो है वो हमारा हेड वर्ड है जो एक नाउन होता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में आप मित्रों देख रहे होंगे जो हमारा गर्ल है वो पीछे लिखा है। गर्ल आप जानते होंगे एक नाउन होता है।
और बाकी जो ये बचा है हमारा क्वालिफायर होगा। आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि जो ब्यूटीफुल होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और अगर नहीं मालूम है तो ये बस जान लीजिए, जो किसी गुण के बारे में बात करे या दोष के बारे में बात करे, ठीक है, गुण दोष यही सब बताना हमारे किसका काम होता है, क्वालिफायर अर्थात एडजेक्टिव का काम होता है। तो यहाँ पे गुण क्या है, इस लड़की का गुण क्या है कि वह सुंदर है, ठीक है। और जो हमारा ये जो अ है, एन है, द है, ये भी हम क्वालिफायर में ही गिनते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है। और एक आपने नाम सुना होगा डिटरमिनर का, वो हमारा क्या बताता है, आपका क्वांटिटी बताता है अर्थात मात्रा बताता है। दोनों ही हम एडजेक्टिव के अंदर गिन लेते हैं। बहुत लोग इसे अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लोग इसको एक ही मानते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इनके जो काइंड्स होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। हेड वर्ड का कोई काइंड नहीं होता, देखिए यहाँ पे लिखा है हेड वर्ड का कोई काइंड नहीं होता भैया, क्वालिफायर के काइंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको हेड वर्ड नहीं पढ़ना है। अब तो तालियां बजनी चाहिए, चलो कुछ तो बचा, हेड वर्ड का काइंड नहीं होता, ठीक है मित्रों। अब उसके बाद क्वालिफायर का काइंड होता है। अब क्वालिफायर के कितने काइंड होते हैं, अब इसको थोड़ा हम इसको उठा देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि देखिए आपके क्वालिफायर के काइंड्स ये रहे, ठीक है। ये दिख रहा होगा कि आपके ये क्वालिफायर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वालिफायर आपको दिख रहा है, ये रहा हमारा क्वालिफायर। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, अर्थात हेड वर्ड का कोई काइंड नहीं होता, लेकिन क्वालिफायर के 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है वो आर्टिकल या डिटरमिनर है, जैसे अभी हमने आपको बताया। आप चाहे इसे आर्टिकल कह दे, चाहे आप इसे डिटरमिनर कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन आर्टिकल होते हैं वो सिर्फ 3 ही होते हैं, ए, एन और द, यही 3 मेन आर्टिकल होते हैं। लेकिन बाकी बाकी जो और शब्द हैं जो क्वांटिटी बताते हैं उन्हें हम डिटरमिनर कहते हैं, या हम उन्हें ए, एन, द को भी हम डिटरमिनर कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये जो हमारा है एडजेक्टिव है, आप जानते हैं एडजेक्टिव विशेषता बताता है, गुण दोष के बारे में बताता है कि इसके अंदर कौन सा गुण है, क्या उसके अंदर दोष है। जैसे एक अच्छा लड़का है तो उसका गुण है कि अच्छा है, खराब है तो बैड है, ठीक है। तो गुण और दोष के विषय में बताना हमारा एडजेक्टिव का काम है। अब ये वाला क्या है एडजेक्टिव फ्रेज, तो भी हम आपको समझाएंगे कि जब एक से ज्यादा शब्द किसी के गुण या दोष के विषय में बताने का काम करे तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। क्यों? क्योंकि इसके नाम में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव गुण दोष बताता है। फ्रेज क्या है? शब्दों का समूह है। तो जब एक शब्दों का समूह हमारा गुण दोष बताने लगे तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाएगा। और जो सिर्फ और सिर्फ एक शब्द हो उसे एडजेक्टिव कहेंगे, जो गुण दोष के विषय में बताएगा। और जो क्वांटिटी के विषय में बताएगा वो हमारा आर्टिकल या डिटरमिनर होगा। और एक प्यारे मित्रों में बात आपको बताना चाहूँगा, यदि हम चाहें तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव को कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है? एडजेक्टिव फ्रेज। कैसे? तो समझिए, जैसे द हमारा एक शब्द है, ठीक है, और हम इसमें ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव ले लिया। अब बताइए ये क्या बन गया? कई शब्द हैं, 2 शब्द हैं, तो क्या मैं इसे एडजेक्टिव फ्रेज नहीं कह सकता? अब आर्टिकल और एडजेक्टिव ये दोनों ही क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं। और एक से ज़्यादा शब्द है तो फ्रेज भी होगा। फ्रेज जो होता है वो एक से ज़्यादा शब्द होता है, दुआ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आइए अब इनका अलग अलग थोड़ा डेफिनेशन भी देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आर्टिकल और डिटरमिनर क्या होते हैं? तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। किसी नाउन के मात्रा को बताना किसका काम है भैया? आर्टिकल या डिटरमिनर का, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ क्वालिटी ऑफ नाउन। किसी नाउन के गुण दोष के विषय में बताना एडजेक्टिव का काम है, अभी हमने आपको पहले ही बताया। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? व्हेन अ कलेक्शन ऑफ वर्ड, जब एक शब्दों का समूह टेल्स अबाउट अ नाउन, एक नाउन के विषय में बताए तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। क्योंकि फ्रेज है एक से ज्यादा शब्दों का नाम। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की क्वालिटी बताता है, मतलब कुछ ना कुछ उसके विषय में बताता है। तो अगर दोनों को जोड़ देंगे एडजेक्टिव फ्रेज को तो क्या बनेगा? फ्रेज है एक शब्दों का समूह जो यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या है? वो समथिंग टेल्स अबाउट अ नाउन, कुछ नाउन के विषय में बताता है। तो हो गया, इसमें डरने की क्या बात है? एडजेक्टिव का काम है कुछ बताना है नाउन के विषय में, फ्रेज का काम क्या है? एक से ज्यादा शब्द होना। हो गया, इनको जोड़ के एक नया शब्द बन गया एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर हाँ
अगर इसके फाइंड आउट की बात करें, ठीक है, जैसा हमने नीचे लिखा है, ठीक है, जैसा हमने नीचे लिखा है कि अगर इसके फाइंड आउट की बात करें, जैसे भी हमने सब्जेक्ट प्राप्त किया कौन से क्वेश्चन करके, हु से क्वेश्चन करके सेंटेंस में। हाँ तो मित्रों, यदि क्वालिफायर को सिंपली फाइंड आउट करने की बात हो तो सिंपल हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर की सहायता से, ठीक है। तो इसको मत देखिएगा, ये यहाँ से ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इक्वल टू करके लिख दिया है। उसके बाद जो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, प्रेडिकेट, तो उसको मैंने यहाँ भी दिखा दिया है, ठीक है। तो अगर इसको फाइंड आउट करने की बात करें, किसको, क्वालिफायर को, ठीक है, यदि हम क्वालिफायर को फाइंड आउट करने की मित्रों बात करें तो क्वालिफायर तीन ठो होते हैं। कौन कौन, आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया और हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। उनको हम प्राप्त करेंगे, तो कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए, यदि एडजेक्टिव को प्राप्त करना है तो उनका एक तरीका और है कि आप हाउ प्लस नाउन से आप क्वेश्चन कर लीजिए। यदि हाउ प्लस नाउन से क्वेश्चन करते हैं तो एडजेक्टिव आपको मिल सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, अ वंडर लॉयन इन द जंगल इज मोर डेंजरस, जो एक घायल शेर होता है जंगल में वो बहुत खतरनाक होता है। तो यदि मैं नाउन से क्वेश्चन करूं, यहाँ पे नाउन कौन है, लॉयन है, ठीक है। नाउन लॉयन से मैं पूछूं कि लॉयन कि तुम कैसा है, लॉयन कैसा है, लॉयन घायल है, तो जो आपको कैसा का आंसर मिलेगा नाउन से, ना कि सेंटेंस से पूछना है, सिर्फ नाउन से पूछना है कि तुम कैसे हो, ठीक है। तो जो आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा एडजेक्टिव मिलेगा। तो यहाँ पे घायल क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। उससे पहले ये आपको स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। यदि आप पूरे सब्जेक्ट को लिख रहे हो तो ये स्ट्रक्चर आपकी पूरी मदद करेगी। यदि आपने पूरे क्वालिफायर को इन सीक्वेंस में नहीं रखा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या रखना है, आपको सबसे पहले मात्रा रखनी है, उसके बाद आपको एडजेक्टिव रखना है, उसके बाद आपको हेड वर्ड अर्थात नाउन रखना है, उसके बाद आपको एडजेक्टिव फ्रेज रखना है। ये नहीं कि एडजेक्टिव फ्रेज पहले रख दें या हम एडजेक्टिव पहले रख दें आर्टिकल बाद में रख दें, ऐसा नहीं करना है। आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको आर्टिकल या डिटर्मिनल लिखना है, फिर एडजेक्टिव लिख देना है, फिर हेड वर्ड लिखना है, फिर एडजेक्टिव फ्रेज का नंबर आएगा। तो इतने हमारे पूरे सब्जेक्ट लिखे जाएंगे स्ट्रक्चर की सहायता से। तो देखिए हमने लिखा भी है, सबसे पहले हमने आर्टिकल अ लिखा है, फिर एडजेक्टिव वोंडेड लिखा है अर्थात घायल लिखा है, फिर हमने हेड वर्ड अर्थात नाउन लिखा है लॉयन, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज हमने इन द जंगल लिखा है। और मजेदार बात यह है जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो जस्ट नाउन के बाद लिखा जाएगा और वो हमेशा स्थिति बताएगा कि नाउन कैसा है, कहाँ है, ठीक है। तो लॉयन कहाँ था इस समय, जंगल में था। तो स्थिति बताने का काम एडजेक्टिव फ्रेज ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो मित्रों हमारा ये पूरा जर्नी जो है सब्जेक्ट का वो ख़त्म होता है। अब आपको हम बताएंगे, थोड़ा डायग्राम दिखाएंगे कि आपको कंफ्यूजन ना हो हम कहाँ से कहाँ चले आए हैं, ठीक है। तो आपको हम आ गए हैं उस डायग्राम पे जो आपको बताएगी कि सब्जेक्ट में आपने क्या क्या पढ़ा, आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ से एंड किया। तो ये डायग्राम पूरा आपको बताएगा, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस के बारे में जाना और सेंटेंस को दो भागों में हमने सबसे पहले बांटा था। पहला जो भाग था वो सब्जेक्ट था, दूसरा भाग जो था सब्जेक्ट के अलावा वो प्रेडिकेट था, ठीक है। फिर हमने किसकी तरफ रास्ता मोड़ लिया है भैया, सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। अब दो रास्ते हैं तो इस रास्ते में हमने पहले चलना शुरू किया। तो हमने सब्जेक्ट को पाया, सब्जेक्ट को समझा, फिर सब्जेक्ट को दो भागों में हमने पढ़ा, ठीक है। तो सब्जेक्ट को हम दो भागों में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट का सबसे पहला जो भाग है वो क्वालिफायर है, उसके बाद दूसरा जो भाग है वो हेड वर्ड है, जैसे अभी हमने आपको ऊपर समझाया। फिर हेड वर्ड का कोई प्रकार नहीं होता तो हम वहाँ जा नहीं सकते। फिर हम आगे क्वालिफायर में, क्वालिफायर के तीन भाग हम पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो है हमारा आर्टिकल या डिटर्मिनर, दूसरा भाग जो है हमारा एडजेक्टिव है और तीसरा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। तो अभी हमने सेंटेंस से यहाँ तक की जर्नी कंप्लीट की है मित्रों, ठीक है। अब हम चलने वाले हैं प्रेडिकेट को पढ़ने, ठीक है। अब हम फिर से सेंटेंस से प्रेडिकेट की ओर मुड़ेंगे और अब प्रेडिकेट को पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो मित्रों अब हम आ गए हैं अपने सेकेंड सेंटेंस के काइंड की ओर जिसका नाम है प्रेडिकेट। पहला काइंड था सब्जेक्ट और सेकेंड काइंड है हमारा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को हमने पूरा पढ़ने के बाद, डायग्राम को समझने के बाद कि कैसे कैसे हम गए, अब बारी है प्रेडिकेट को समझना, इसको
इसका ऑपरेशन करना, कैसे कैसे इसको समझेंगे, कैसे कैसे क्या करना है, सब समझेंगे। बस वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा मित्रों। आपके मित्रों को भी बहुत ज़रूरत है इस वीडियो के माध्यम से सीखने को कि कैसे एक सेंटेंस को हम बांट कर पढ़ सकते हैं बिना विदाउट कंफ्यूजन, with the diagram, with the definition, with the tricks, everything in this video। चलिए बाकी बात छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रेडिकेट की ओर। जैसे मैंने आपको शुरू में ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिफिनेशन बता दिया था कि जो प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट के अलावा जितना भी हिस्सा बचता है हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया था, देखिए यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट छोड़ दीजिए तो बाकी जो बचेगा हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, प्रेडिकेट में हम वर्ब, बाकी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे वर्ब दिख रहा है, ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मली इट हैज़ 4 पार्ट्स, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। अब चलिए 4 पार्ट्स की तरफ हम बढ़ते हैं, थोड़ा इसको रेस कर देते हैं, उठा देते हैं हम। अब देखिए, अब हम आ गए हैं इसके 4 काइंड्स की ओर। वो 4 काइंड्स क्या हैं प्रेडिकेट के? जो पहला काइंड से वो है वर्ब, दूसरा काइंड से ऑब्जेक्ट, और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट, और जो फोर्थ है वो एडवर्ब से है। ठीक है, एडवर्ब भी अभी इनके भी काइंड होंगे, सभी के काइंड होंगे। ठीक है, वर्ब को हम 2 काइंड में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट को 2 काइंड में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट को 2 काइंड में पढ़ेंगे, और एडवर्ब को 3 काइंड में पढ़ेंगे। अर्थात प्रेडिकेट कुछ ज़्यादा बड़ा होगा सब्जेक्ट से। ठीक है, तो जो याद रखिएगा, प्रेडिकेट का सबसे पहला भाग हमारा वर्ब होता है, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है, तीसरा हमारा कॉम्प्लीमेंट है, और चौथा हमारा एडवर्ब है। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्म कहते हैं, और कॉम्प्लीमेंट को पूरक, और एडवर्ब को क्रिया विशेषण। चलिए अब सबसे पहला पढ़ते हैं जो वर्ब है, इसके पार्ट्स, और इसको समझते हैं ये है क्या। ठीक है, तो आ गए हैं, देख लीजिए वर्ब क्या है। वर्ब एक एक्शन है दैट इज डन बाय अ सब्जेक्ट, जो एक कर्ता के द्वारा किया जाता है। तो ये एक्शन क्या मतलब, काम। तो ये जो वर्ब है, ये काम है जो एक कर्ता करेगा। ठीक है, जैसे द किंग कोहली हैज हिट अ कवर ड्राइव। ठीक है, तो जो किंग कोहली है, कोहली को देखे होंगे भैया, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो जो कोहली है वो क्या किया है, वो उन्होंने एक कवर ड्राइव मारा है। ठीक है, तो जो काम क्या था उनका, मारना। तो यही हमारा वर्ब है। ठीक है, एक्शन किया कुछ उन्होंने, बैट से ऐसे प्लेस किया होगा, तो कवर ड्राइव किया उन्होंने, मार दिया, चौका चला गया। तो कहने का मतलब है जो काम हम करते हैं वही हमारा वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे कोहली साहब ने एक कवर ड्राइव मारा है। ठीक है, तो ये काम था। हिट, हिट माने यहाँ पे मारना, अर्थात ये वर्ब है। और सिंपली आप किसी वर्ब को जानना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी शब्द के पीछे अगर नाम मिल जाता है तो अधिकांश शब्द आपके वर्ब होंगे, जैसे खाना पीना, दौड़ना, ठीक है, टहलना, सभी वर्ब हैं। आइए अब वर्ब को समझते हैं कि इनके कितने काइंड्स हो सकते हैं और इनको किस प्रकार समझा जा सकता है। तो वर्ब के मेजर जो काइंड्स हैं वो 2 हम पढ़ेंगे सेंटेंस के अंदर। पहला जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे होगा, और दूसरा मेन वर्ब के तौर पे होगा। ठीक है, अब इनको भी अलग अलग समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है। ठीक है, तो हम आ गए हैं वर्ब के सेपरेशन की तरफ, इनको जब बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे। तो जो सब सेंटेंस में वर्ब पहला जो हिस्सा लेता है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लेता है, जो दूसरा हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है, वो दूसरा मेन वर्ब के तौर पे सेंटेंस में पार्टिसिपेट करता है, अर्थात हिस्सा लेता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब हमारे वे वर्ब हैं जो सेंटेंस में सहायक क्रिया के तौर पे आते हैं, अर्थात सेंटेंस को सहायता प्रदान करते हैं कि वो किस टेंस में है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो ऐसे वर्ब जो सहायता प्रदान करे सेंटेंस को, उनके आइडेंटिफाई करे कि किस टेंस में है, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, और ऐसे वर्ब जो मेन काम होते हैं, ठीक है, उन्हें मेन वर्ब कहते हैं। अर्थात खाना पीना, दौड़ना, जो ना वाला भी हमने बताया कि जिसके पीछे ना आता है, वो पूरे ही मेन वर्ब होते हैं। बहुत सारे मेन वर्ब कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं मित्रों, ऐसा भी होता है। आपको नीचे दिख रहा होगा हमारे टोटल आपके हेल्पिंग वर्ब अगर हम बात करें तो 24 होते हैं, जो आपको नीचे स्क्रीन पे इस समय राइट हुआ दिख रहा होगा। और मेन वर्ब की संख्याएं नहीं है मित्रों, मेन वर्ब बहुत सारे हो सकते हैं जिनके पीछे ना नहीं आता, खेलना कूदना,
दौड़ना, भागना, ये सभी मेन वर्ब होते हैं। और हेल्पिंग जो वर्ब जो है वो निश्चित किए गए हैं कि 24 हैं, इनसे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, मेन वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब जो अभी नीचे दिख रहा है उतना ही है, इनको याद कर लीजिए, तो इनको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ये 24 कहीं भी दिख जाएंगे समझ जाइएगा ये हेल्पिंग वर्ब है। और हाँ, मेन वर्ब को अगर फाइंड आउट करना है तो बस इतना याद रखिएगा, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आपको वर्ब दिखेगा वो हमेशा मेन वर्ब होगा। और यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब भी जो वर्ब आपको मिलेगा वो मेन वर्ब होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अगर सिर्फ एक वर्ब आया है तो वो हमेशा मेन वर्ब होगा। और यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आपको मेन वर्ब देखने को मिलेगा। अर्थात हेल्पिंग वर्ब आए चाहे ना आए, लेकिन मेन वर्ब सेंटेंस में हमेशा आएगा। और यदि दोनों ही आ रहे हैं तो याद रखिएगा, पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखना चाहिए। जैसे आपको नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा होगा कि बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग क्या है, हमारा मेन वर्ब है। तो इज हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और प्लेइंग बाद में आएगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आता है। अब चलिए, आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझ में आ गया होगा मित्रों। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड प्रेडिकेट के पार्ट का, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। तो अब हम आ गए हैं मित्रों ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन अ प्रोनाउन, एक नाउन, ठीक है, एक संज्ञा या सर्वनाम, दैट रिसीव, जो प्राप्त करते हैं, द एक्शन, एक एक्शन को, एक काम को, डन बाय द सब्जेक्ट, ऐसा काम जो एक सब्जेक्ट के द्वारा किया गया हो और वो काम जिस पे किया गया हो। ठीक है, तो ऐसा कोई वस्तु जो किसी एक्शन को रिसीव कर रहा हो, और वो जो वस्तु है वो नाउन प्रोनाउन ही होंगे। तो अगर कोई नाउन प्रोनाउन किसी एक्शन को रिसीव करता है, करता नहीं है, सिर्फ रिसीव करता है, करेगा तो वो सब्जेक्ट होगा, लेकिन जब रिसीव करेगा तो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यदि कोई नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे आता है तो वो एक्शन करता है, लेकिन एक नाउन प्रोनाउन जब एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है तो वो एनर्जी अर्थात उस ऊर्जा को लेता है, ना कि देता है। ठीक है, इसको अगर एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, अ ब्यूटीफुल गर्ल गेव यू अ रोज। तो अब बताइएगा, एक सुंदर लड़की है, कौन है, एक सुंदर लड़की, तो ये पूरा सब्जेक्ट है क्योंकि कौन से क्वेश्चन किया, उसने काम किया है भैया, बताइए काम क्या किया है उसने, देने का काम किया है, तो ये तो मान लीजिए मेन वर्ब हो गया। अभी मैंने ऊपर बताया काम क्या किया। अब किसको दिया है, तुमको दिया है, ठीक है, तुम्हें दिया है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और अ रोज, तो ये दोनों ही हमारे ऑब्जेक्ट हैं, यू और अ रोज दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। क्यों, क्योंकि देने का काम जो हुआ है वो कॉल कर रहा है। देखो, एक पहला काम तो हुआ है कि क्या दिया है, गुलाब दिया है, तो पहला तो रिसीव यही है कि गुलाब उस एक्शन को सबसे पहले प्राप्त करता है। फिर जिसको देता है वो भी प्राप्त करता है, भैया जिसको फूल देंगे वो लेगा ना, उस चीज को प्राप्त करेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, और दोनों प्रकार आपको नीचे दिख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर हम बांटें तो उनको दो भागों में हम बांट सकते हैं। जो पहला हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यदि इन्हें हम फाइंड आउट करने की बात करें, मेन तो यही है कि सेंटेंस में इन्हें फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, उससे पहले इनका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर चर्चाएं होंगी कि इनके फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिंपल एक नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाते हैं। जैसे कोई मरी हुई वस्तु जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और जो हमारा लिविंग नाउन होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, ये बात जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटेंस में जो लिविंग नाउन है वो इनडायरेक्ट हो, वो कभी कभी डायरेक्ट हो जाते हैं। कैसे मैं ये बात कह रहा हूं, तो समझिए, यदि सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है तो आप नहीं देखेंगे कि वो निर्जीव है कि सजीव है, तब आप उसे हमेशा ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं कहूं आई किल्ड यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो यू है
वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो मारने की क्रिया है, एक्शन जो है हमारा, वो डायरेक्ट यू ही लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट कोई किस काम को रिसीव कर रहा है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो यदि सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो याद रखिएगा, आप वहाँ पे नहीं देखेंगे कि वो सजीव है कि निर्जीव है, तब उसे आप हमेशा ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। यदि दोनों ही ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तब वहां पे आप देखेंगे कौन सा नॉन लिविंग बीइंग से है और कौन सा लिविंग बीइंग से। ठीक है, तो आपको जब दोनों ऑब्जेक्ट आएंगे तब आपको ये काम आएगा कि कौन सा जीव है कौन निर्जीव है। यदि एक ही आ रहा है तो आप उसे हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, आप वहां पे ये नहीं देखेंगे कौन सा नॉन लिविंग है कौन सा लिविंग है। ठीक है, ये डेफिनेशन तभी काम में आएगा जब दोनों ही एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें फाइंड आउट कैसे करते हैं, आइए चलिए देख लेते हैं कि दोनों को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, यदि इन्हें फाइंड आउट की हम बात करें तो देखिए, अगर फाइंड आउट की अगर हम इन्हें बात करें तो हम इन्हें व्हाट या हुम से फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट से जब हम क्वेश्चन करेंगे इन द सेंटेंस तब हमें मिलेगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन जब हम होम से क्वेश्चन करेंगे तब हमें मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट मतलब क्या होता है, जब सेंटेंस हम क्या से क्वेश्चन कर लेते हैं मित्रों तो हमें क्या मिल जाता है, तब हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जब होम से किसे या किसको से क्वेश्चन कर लेते हैं तब हमें सेंटेंस से क्या मिल जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है, अभी नोट हम बाद में बताएंगे, पहले एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे राम गेव हिम अ साइकिल। ठीक है, राम ने उसे एक साइकिल दिया। तो अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ वर्ड से, ठीक है, सेंटेंस में कि राम ने उसे क्या दिया, तो क्या दिया था, एक साइकिल दिया था, तो ये हमारा क्या हो गया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और वैसे ही मैंने बताया था कि यदि सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आएंगे तो जो मरी हुई चीज होगी, तो साइकिल यहाँ जिंदा तो है नहीं, अपने से चल देगी। ठीक है, कि मैं चली रे चली अपने पिया की गली, ऐसा तो होगा नहीं। तो कहने का मतलब है जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा, यदि दोनों ऑब्जेक्ट आए हैं, ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होगा वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा देखिए, जो हिम है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या है भैया, सजीव है। ठीक है, और इसे हुम से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे राम ने साइकिल दिया, किसे दिया, हिम, उसे दिया। तो अगर हम क्वेश्चन कर लेंगे तब भी मिल जाएगा, और ऐसे डायरेक्ट भी देख लेंगे कि सजीव निर्जीव तब भी मिल जाएगा, यदि दोनों ऑब्जेक्ट हैं तब। अगर एक ही है तो उसे आप हमेशा डायरेक्ट मानेंगे। और ऑब्जेक्ट का जो स्थान होता है मित्रों, वो हमेशा देखिएगा वर्ब के ही बाद आपको देखने को मिलेगा। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट पाया जाता है और वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट पाया जाता है। तो वर्ब को आपको याद रखना है, वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट देखेंगे, वर्ब से पहले सब्जेक्ट। तो ये वर्ब को समझ के चलिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए मैंने क्या लिखा है भैया, आपको नोट में क्या लिखा है, ये टू फॉर क्या है। आप सोच रहे होंगे ये टू फॉर क्या है, तो वो टू फॉर को हम समझाने की कोशिश करते हैं। सुनिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कॉन्सेप्ट आता है मित्रों, यदि वर्ब के बाद आप डायरेक्ट एक लिविंग थिंग्स लिख लेते हैं तब आपको ना तो टू लिखना है ना फोर लिखना है। लेकिन आप यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं तब आपको जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखना होगा उसको आपको टू या फॉर के साथ लिखना होगा। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा मित्रों, यदि सेंटेंस में आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ ना तो टू का यूज करना है ना फोर का। लेकिन यदि आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखा तब आपको टू या फोर को लिखना पड़ेगा। और यह बात याद रखिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हो तभी टू या फोर का यूज करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया तब भी टू या फोर लगा रहे हो, गलत हो जाएगा। ठीक है, बात याद रखिएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैंने एग्जांपल भी लिया है, राम गेव हिम अ साइकिल। तो इसमें देखिए आप इनडायरेक्ट पहले ही लिख दिए हैं तो बस डायरेक्ट सिंपल साइकिल लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए अ साइकिल को मैंने पहले लिख दिया है, इसलिए हिम से पहले टू लिखना पड़ रहा है मुझे। अब यहाँ देखिए, सीता बॉट अ कार फॉर मी, सीता ने मेरे लिए कार खरीदा। तो अब बताइए, सीता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने पहले लिखा है, इसलिए हमें इनडायरेक्ट के साथ फॉर लिखना पड़ेगा। और नीचे देखिए, हमने इनडायरेक्ट को पहले लिख दिया है, इसलिए डायरेक्ट के साथ कुछ नहीं लिखने की जरूरत है।
तो कहने का मतलब है यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रख देते हैं तब आपको इनडायरेक्ट के साथ टू या फोर का यूज़ करना होगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट का यूज़ आप पहले कर देते हैं तब आपको टू फोर से बच जाएंगे। और सबसे ज़्यादा लोग यही करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं टू और फोर से, वो सबसे पहले क्या लिख देते हैं, इनडायरेक्ट। तो आप भी कोशिश करिएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद लिखने का, डायरेक्ट से पहले। ठीक है, अब चलिए, अब हम कॉम्प्लीमेंट की ओर आ गए हैं मित्रों। अब देखिए, सेंटेंस में चाहे तो ऑब्जेक्ट होगा, चाहे तो कॉम्प्लीमेंट होगा, अधिकतर यही होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट साथ साथ भी आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है और जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा वो अलग हैं। कैसे? जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे एक प्यून है जो बेल बजा रहा है, ठीक है, ये नहीं कि प्यून अपने आप को ही बजा रहा है, ऐसा तो बात नहीं है। प्यून और बेल अलग अलग हैं, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट है और जो कॉम्प्लीमेंट हो वो अलग अलग हो सकता है सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जा रहा है वही कॉम्प्लीमेंट है। जैसे यदि मैं कह दूं ही इज एन एक्शन हीरो, तो बताइए जो एक्शन हीरो है क्या वो ही नहीं है, कोई फलानवा है, ऐसा तो बात नहीं है। ही हमारा एक्शन हीरो है। तो याद रखिएगा जब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, जो वर्ब के बाद ऐसे शब्द या ऐसे शब्दों के समूह जो एक सब्जेक्ट के विषय में ही बताएं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन जो वर्ब के बाद ऐसे शब्द जो सब्जेक्ट ना हो, कोई और हो, तब उन्हें हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं ना, हम वहां पे उन्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है मित्रों, आपके दिमाग में आता होगा। तो कॉम्प्लीमेंट एक इंफॉर्मेशन है या वर्ड है या फ्रेज है अबाउट अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के विषय में, ठीक है, जो जानकारी देते हैं वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वो एक पूरक देते हैं। पूरक मतलब पूर्ण करते हैं, एक सब्जेक्ट को पूर्ण करने का काम पूरक करते हैं। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम बताते हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन हमारा होता है, वर्ड हो चाहे शब्दों का समूह, फ्रेज हो, वो हमारा हमेशा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एन एक्शन हीरो, उसके बारे में जानकारी था कि वो ही क्या है, ही एक एक्शन हीरो है। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन कर ले कि यार सब्जेक्ट क्या है, तो हो सकता है आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। ठीक है, और बात मेरी याद रखिएगा, हो सकता है सेंटेंस में कभी कभी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट साथ साथ भी आ सकते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा। हम बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, चिंता न करिएगा, धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट के विषय में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। उससे पहले आइए समझ लेते हैं कि इसके काइंड्स कितने होते हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का जो सबसे पहला प्रकार है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए, यदि सब्जेक्ट के विषय में कोई इंफॉर्मेशन होगा तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। स्थान से फर्क नहीं पड़ता, स्थान कहाँ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सब्जेक्ट के विषय में बात बताई जा रही है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, यदि ऑब्जेक्ट के विषय में बताई जा रही है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अभी मैंने आपसे कहा ना कि यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट साथ साथ आ सकते हैं, तो ये आपको दिखाएगा। अभी हम एग्जाम्पल में आपको नीचे दिखा रहे हैं, देखिए। उससे पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं इन लोग का कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कर्ता पूरक, ये जब एक शब्दों का समूह सिर्फ सब्जेक्ट के विषय में बताया, जैसे मैंने आपको बताया, तो क्या होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जब एक शब्दों का समूह ऑब्जेक्ट के विषय में बताए तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, अब बात आती है फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो फाइंड आउट अगर हम करने की बात करें तो देखिए, सिंपल फाइंड आउट की बात यही है कि आप वर्ड प्लस नाउन से क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, वर्ड प्लस नाउन। ठीक है, जैसे भी हाउ नाउन से किया था तो हमें एडजेक्टिव मिल गया था, वैसे ही यदि हम नाउन से क्वेश्चन कर लें वर्ड का, सिर्फ सेंटेंस से पूरा नहीं करना है, सिर्फ नाउन से करना है कि वर्ड से क्वेश्चन कर लें कि यार तू भाई क्या है, तो जो मिलेगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम इज अ मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो बताइए राम से सिर्फ पूछना है राम तू क्या है, तो बताएगा यार वो ना क्लास का मॉनिटर है। तो ये जो पूरा मिला ये कॉम्प्लीमेंट है। और बताइए ये जो मॉनिटर है वो कौन है, वो राम है। तो राम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के विषय में पूरी जानकारी दी गई है, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है,
और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेलेक्टेड हिम, टीचर ने उसे सेलेक्ट किया, अ मॉनिटर, एक मॉनिटर। तो अब बताइए टीचर मॉनिटर है कि हिम मॉनिटर है? तो आप भाई उत्तर देंगे यार मॉनिटर तो हिम है, ठीक है। तो अब बताइए ये ऑब्जेक्ट हुआ, टीचर और हिम अलग अलग है ना, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जा रहा है कि वो क्या बन गया है यहाँ पे, मॉनिटर। तो अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के विषय में बताया तो सब्जेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्ट के विषय में बता रहा है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। और मैंने आपसे अभी कहा था कि कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट साथ साथ आ सकते हैं, ये रहा उसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। अब उससे पहले एडवर्ब की थोड़ी डेफिनेशन जानते हैं। नॉर्मली एडवर्ब यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, नॉर्मली सामान्यतः जो एडवर्ब यूज किए जाते हैं वर्ब के विषय में कुछ बताने के लिए या उसे मॉडिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। अर्थात वर्ब के विषय में कुछ जानकारी दे देंगे तो एडवर्ब होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और नाउन के विषय में अगर कोई जानकारी दे देगा तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है, ये दोनों बात याद रखिएगा। वर्ब के विषय में कुछ बताएगा तो एडवर्ब, और नाउन के विषय में कुछ कोई बताएगा तो एडजेक्टिव, ये बात याद रखिएगा। मोहन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मोहन हमेशा सच बोलता है। तो बताइए मोहन हमेशा क्या करता है, सच बोलता है। तो देखिए बोलने के लिए ऑलवेज का यूज किया गया है, तो ये ऑलवेज हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। ये नहीं कि मोहन हमेशा है, नहीं, वो सत्य हमेशा बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य के विषय में बताया जा रहा है कि वो क्या करता है, सत्य वो हमेशा बोलता है, ठीक है। तो एडवर्ब है यहाँ पे, वर्ब के विषय में कुछ बताया जा रहा है कि ये काम हमेशा किया जाता है। अगर इसके मित्रों काइंड की हम बात करें कि एडवर्ब के काइंड कितने होते हैं सेंटेंस में, तो देखिए वैसे एडवर्ब के बहुत सारे काइंड होते हैं, लेकिन हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हम वहाँ सिर्फ तीन ही मेजर पॉइंट देखेंगे। पहला है जो हमारा वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस और तीसरा एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सेंटेंस में पाए जाएंगे, ठीक है। अब इनको अलग अलग पढ़ते हैं एक डेफिनेशन के साथ, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, ये सबसे पहला भाग है हमारा। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, इट सेज दैट एनी एक्शन इज डन इन विच वे, कह रहा है कि यह बताता है कि किसी कार्य को किस तरीके से किया गया है। तो किसी भी कार्य के तरीकों को बताना हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। इसका हिंदी होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि हर चीज का हिंदी याद करें, ठीक है। फाइंड आउट, इसे अगर फाइंड आउट की बात करें तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं हाउ प्लस वर्ब से। यदि वर्ब से हाउ से क्वेश्चन किया जाए, एक बात कंफ्यूजन में हटाना चाहूंगा, यदि हाउ से प्लस से नाउन से क्वेश्चन करते हैं तो एडजेक्टिव मिलता है, लेकिन यदि हाउ प्लस वर्ब से क्वेश्चन करते हैं तो एडवर्ब मिलता है, ठीक है। तो यदि हम हाउ से वर्ब से क्वेश्चन करते हैं तो जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा होगा। यू स्पीक फ्लुएंटली, तुम अच्छा बोलते हो, तुम साफ साफ बोलते हो। तो बताओ वर्ब क्या है यहाँ पे, स्पीक। अब मैं इससे पूछ लेता हूँ, यहाँ पे जो बोलता कैसे है बताओ, अच्छा बोलता है, साफ साफ बोलता है, तो जो उत्तर मिला फ्लुएंटली मिला, यही हमारा एडवर्ब मैनर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल और लिखा है मित्रों, चलिए देख लेते हैं और हाउस क्वेश्चन करते हैं राइट से, ठीक है, राइट से करते हैं। तो बताइए उसने कैसे लिखा है, वो बड़े सुंदर से लिखा है, ठीक है। तो उत्तर जो मिला वो एडवर्ब मिला, ठीक है। जब भी हम हाउ प्लस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर हमें गेट होगा वो हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को, ठीक है। आइए एडवर्ब ऑफ प्लेस को समझते हैं कि ये क्या होता है भैया। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, इट सिंपल एरिया लोकेशन, ये जो साधारण किसी क्षेत्रफल को या किसी लोकेशन को बताने का जो काम करता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस, अर्थात वो एक जगह होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एक जगह है। तो जगह जहां पे आपको दिखेगा समझ जाइएगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसको फाइंड आउट सिर्फ सिंपल हम वेयर प्लस वर्ब से कर सकते हैं। यदि हम वर्ब से पूछ लें कहाँ का, तो जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ हमें प्लेस मिलेगा। याद रखिएगा एडवर्ब में हमेशा हम वर्ब से ही क्वेश्चन करेंगे, ना कि पूरा सेंटेंस से। अगर करते भी हैं तो मिल जाएगा, लेकिन एडवर्ब सिर्फ वर्ब से कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। इज स्पीकिंग ऑन स्टेज, तो अगर मैं स्पीकिंग से पूछ लूं कि बताओ बोला कहाँ जा रहा है, ऑन स्टेज, ठीक है। वह कहाँ बोल रहा है, स्टेज पे बोल रहा है। तो जो आंसर मिला वही हमारा क्या मिला, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये प्लेस है, स्टेज, ऑन स्टेज, ठीक है। राहुल गोज टू प्रयागराज, तो राहुल कहाँ जा रहा है बताओ, प्रयागराज जा रहा है। तो ये कहाँ का जो आंसर मिला ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस मिला। तो ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जगह है तो एडवर्ब ऑफ
प्लेस है, ठीक है। जो तीसरा पार्ट है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इट टेल्स अस दैट व्हेन एन एक्शन हैपेंस, कहते हैं कि कोई कार्य किस समय हुआ है, इसको बताने का काम हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम करता है, अर्थात समय, समय कब हुआ ये। तो इसका फाइंड आउट भी वही है, व्हेन प्लस वर्ब से या सेंटेंस पूरे से भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो व्हेन से जब क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर प्राप्त होगा कब से, तो हमारा टाइम मिलेगा, ठीक है। जैसे यू हैव टू ड्रिंक राइट नाउ, तुम्हें इसे तुरंत पीना पड़ेगा, तो मैं पूछ लूं कब पीना पड़ेगा, तुरंत, अभी, तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया कि अभी करना है ये काम। दे गेट अप एट 4 o'clock, वह 4 बजे उठते हैं, तो बताइए कब उठते हैं वो 4 बजे उठते हैं ना, व्हेन ही गेट अप 4 o'clock, ठीक है। जो आंसर मिला तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो सिंपल था, एडवर्ब वर्ब सिंपल है। अब मेन तो ये बात आती है मित्रों, ये हमारा डायग्राम, तो मित्रों हम आ गए हैं अपने लास्ट डायग्राम पर, जिसका जो नाम है वो है प्रेडिकेट डायग्राम। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमने प्रेडिकेट के रास्ते को देखा, ठीक है। देखा तो सब्जेक्ट के रास्ते को तो हमने समझ लिया था, पहले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया सब्जेक्ट को कैसे कैसे हमने कवर किया था, उसके जर्नी को। अब इसमें हम बताएंगे कैसे हमने प्रेडिकेट के जर्नी को कवर किया। सब हम सेंटेंस से निकले प्रेडिकेट की तरफ, तो प्रेडिकेट के 4 रास्ते हमें देखने को मिले, पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉम्प्लीमेंट और चौथा एडवर्ब। फिर हमने वर्ब की तरफ जो पैर बढ़ाया अपना, तो हमें 2 रास्ते और देखने को मिले, जिसका पहला नाम था वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। फिर हम वापस आए और एडवर्ब की तरफ मुड़े, तो यहाँ भी हमें 2 रास्ते आपको देखने को मिले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर हम वापस कॉम्प्लीमेंट की तरफ बढ़ते हैं, फिर हमको यहाँ भी 2 और रास्ते देखने को मिलते हैं, जिसका नाम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर हम बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ, तो फाइनली हमें 3 रास्ते देखने को मिलते हैं। इसको मैं थोड़ा मिटा दूंगा, तो हमें 3 रास्ते फाइनली आपको दिख रहे होंगे। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर ले रहा हूँ, तो फाइनली आपको 3 रास्ते हम दिखा रहे हैं। पहला तो हमारा जो पहला था वो मैनर वाला था, दूसरा प्लेस और तीसरा टाइम। तो ऐसे ऐसे हमने कवर किया पूरे प्रेडिकेट को, ठीक है। प्रेडिकेट आप देख रहे होंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा डायग्राम आपके पास मौजूद है, आप अच्छे से पढ़िए समझिए, ठीक है। तो आज जो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहा, हमने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें को सीखा। बात नहीं है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा वीडियो आपको कैसी लगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।